हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम शुरू कर रहे हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो अगेन हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो पेज नंबर्स हैं आपको हिंदू अखबार के हिसाब से दिए गए हैं एंड जो कंटेंट है वो दोनों जगह से लिया गया है। प्लस आपके स्टैटिक पोर्शन को भी हम साथ साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस को जो लीक हुई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बाय द वे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इन चंडीगढ़, इट इज़ समवेयर इन पंजाब, राइट। सिर्फ नाम जो है वो गुडविल के लिए बेसिकली आप कह सकते हो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शनल वीडियो वाला केस हुआ जो कि बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई पकड़ रहा है मीडिया में एंड न्यूज़ में भी, इसको हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू आर यूपीएससी परस्पेक्टिव। तो हमने इसके अंदर जो देखना है वो ये है कि आईपीसी यहाँ पर क्या बोलता है इन सब क्राइम्स के बारे में। तो व्योरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें अच्छे से। उसके बाद आ जाता है हमारा कोविड से रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो कोविड के रिगार्डिंग जो डब्ल्यूएचओ है वो अभी भी गाइडलाइंस जो है वो पब्लिश कर रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए देशों को। उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनवायरनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो, वो है अबाउट किन्नू ऑर्चिड्स। तो किन्नू ऑर्चिड जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा होते थे और किन्नू बहुत ज़्यादा फेमस भी था पंजाब का, लेकिन वो जो है धीरे धीरे 75% तक अपने जो प्रोडक्शन है वो खो चुके हैं। इसके बारे में जानेंगे और किस तरह से ग्राउंड वाटर नॉन अवेलेबिलिटी और पोल्यूटेड वाटर के कारण ये प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है, ये सब हमने देखना है। उसके बाद आ जाता है आपका पावरफुल अर्थक्वेक इन ताइवान। ताइवान के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसके अंदर एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जो थी वो पूरी की पूरी तबाह भी हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखना है। प्लस इसके रिगार्डिंग हमें जो चीज़ें समझनी है, एक तो एपी सेंटर क्या होता है और दूसरा इंडिया का मैप हमें क्या बताता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक जोन्स। तो आपको पता है कि इंडिया को हमने अर्थक्वेक जोन्स में बांटा हुआ है, उन जोन्स को हमने इंडिया के मैप के साथ स्टडी करना है। तो इट विल बी मोर ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास, राइट। तो इस रिगार्डिंग हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट जो है उसको कवर कर लेना है। एंड लास्टली उसके बाद एक ईरान के अंदर एक वुमेन की डेथ हुई है जो केवल 22 साल की थी और वो इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे मॉरल पुलिस नाम की एक चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये इंश्योर करती है कि औरतें हिजाब को पहन के रखें, इस्लामिक ड्रेस कोड वायलेट ना हो। तो उन्होंने कहा जा रहा है, एक्यूज़ किया जा रहा है कि इन्होंने जो है इसके साथ जो भी ज़ोर ज़बरदस्ती की जिसके कारण से इनकी जो डेथ है वो हुई है। मे बी मारा पीटा हो, कुछ हुआ हो तो भी, लेकिन जो पुलिस है वो कह रही है कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक और इसके कारण उनकी जो है डेथ हुई है। और हम सिर्फ ड्रेस कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो बाय लॉ हमें बताया गया है। तो मॉरल पुलिसिंग के ऊपर हम देखेंगे कि क्या कुछ है और ईरान के अंदर ये रेवोल्यूशन कैसा है, क्योंकि अगर आप पुरानी ईरान की पिक्चर्स देखते हैं तो वहाँ पे तो पूरा वेस्टर्नाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इवन अफगानिस्तान की भी ओल्ड पिक्चर्स अगर आप देखते हैं तो आपको वेस्टर्न कपड़े, यूनिवर्सिटीज़, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब इतना ज़्यादा क्या हो गया कि वहाँ पे ड्रेस कोड वायलेशन पे, मतलब हिजाब ना पहनने पे इस तरह से मॉरल पुलिस जो है आपको सज़ा देती है। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस की, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक्यूज़ किया जा रहा है कि किसी ने सेंड की हैं, जिसके अंदर कुछ लड़कियां जो हैं वो नहा रही थी या उनकी जो बेसिकली बाथरूम में कोई कैमरा वगैरह लगा के लीक की गई हैं। तो अल्टीमेटली जो अभी तक जितना प्रोब हुआ है उसमें यह आया है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये झूठ हैं। और बच्चे और ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी जो है अपनी अथॉरिटीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सब कह रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, तो उन्होंने कहा है कि हमने जो है सारी सिचुएशन का मुआयना किया है और हमें अभी तक जो पता चला है वो ये है कि जो वुमेन है जिसकी वीडियो लीक हुई है उसने खुद से ही उस वीडियो को जो है आगे किसी को भेजा था और किसी भी और स्टूडेंट की कोई ऑब्जेक्शनेबल वीडियो नहीं है। ना ही किसी बच्चे ने सुसाइड किया है, ना ही किसी बच्चे ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है और ना ही किसी की अभी तक डेथ हुई है। तो उन्होंने ये सब कह के प्रेस ब्रीफिंग की है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का कहना है कि हम पहले ही कह रहे थे कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और लेकिन बच्चे इससे और ज़्यादा जो है, बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स जो है और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि एक पेरेंट अपने बच्चे को इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज रहा है तो वो हॉस्टल के भरोसे या यूनिवर्सिटी के भरोसे ही भेज रहा होता है। अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ होगी जो कि एक मेंटल स्कार जो है कॉज कर देगा बच्चे के ऊपर, एंड उस मेंटल स्कार के कारण फिर हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, कुछ और कर ले, राइट, या फिर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ना जी पाए। एक कॉन्टीन्यूस डर जो है उसके मन में रह जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू ये बन गया है एंड पंजाब के सीएम ने भी इस पर कड़ा सा कड़ा एक्शन लेने की बात की है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो जो मोबाइल फ़ोन सीज़ किया है पुलिस ने, उसको फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया गया है, जिससे पता चले कि सोर्स ऑफ वीडियो क्या था, ओरिजिनल है या टैम्पर्ड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी असली फ़ोटो या असली वीडियो नहीं होती है, वो मॉफ्ड होती है।
मतलब कि जैसे फोटोशॉप वगैरह से किसी का गला काट के लगा दिया किसी और न्यूड पिक्चर पे ताकि वो पर्सन बदनाम हो जाए, जबकि वो एक्चुअल पिक्चर नहीं है। तो इस तरह की कोई मॉफ्ड वीडियो या फोटोज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फोरेंसिक्स से पता चल जाती है जब आपको फोरेंसिक्स की जो है रिपोर्ट आती है। और अगर हम बात करें कि FIR कौन से सेक्शंस के अंदर ये, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, GS2 का पार्ट है। तो ये हुई है IPC के अंदर वॉयरिज्म के अंदर 354C, इसको हम बोलते हैं वॉयरिज्म, और इसी को हम समझने वाले हैं। सो वॉयरिज्म बेसिकली क्या होता है? अगर सिंपल शब्दों में बात करी जाए तो वॉयरिज्म होता है किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को या किसी पर्सन की प्राइवेट वीडियो को देख करके या फोटो को देख करके प्लेजर लेना। अगर हम IPC की बात करते हैं तो एज पर IPC एनी मैन हु वॉचेज और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमन engaging in private act in the circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or any other person। मतलब कि अगर एक मैन, इसका मतलब ये मैन कर सकता है ऑफेंस, वुमेन इसके अंदर नहीं आएगी, और वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें कि वो वीडियो बना रहा है या फिर वीडियो देख रहा है या फिर वो उसे लाइव देख रहा है, उस सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि चाहे वो एक्यूज या कोई भी और पर्सन उसको उस तरह से उस हालात में देखे या फिर उसकी वीडियो बनाए, तो उसको जो है सज़ा दी जाएगी। और इसके अंदर जो सज़ा है वो 1 ईयर तक की हो सकती है और 3 ईयर तक जा सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, पहली बार आपने ये क्राइम जो है वो किया है। इसके अलावा आपको फ़ाइन तो लगाया ही जा सकता है। अगर आप दोबारा से इसी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हो जाते हैं, दोबारा पकड़े जाते हैं और एविडेंसेस से प्रूव हो जाता है कि आपने फिर से ये किया था, तो उस टाइम पे आपको और ज़्यादा सज़ा दी जाएगी और 3 से लेकर 7 साल तक की फिर सज़ा आपको दी जा सकती है, 3 to 7 ईयर्स। मतलब आप मिनिमम तो 3 साल के लिए दूसरी बार क्राइम करने पे अंदर जाएंगे ही जाएंगे। अब प्राइवेट एक्ट का क्या मतलब है? तो प्राइवेट एक्ट को भी हमने डिफाइन किया हुआ है। प्राइवेट एक्ट के अंदर आपका वो सारा का सारा एक्शंस आ जाते हैं जहाँ पे भी विक्टिम कि कोई भी प्राइवेसी लीक हो रही है, जेनाइटल्स जो हैं वो हो रहे हैं, या फिर ब्रेस्ट्स एक्सपोज हो रही हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर्स के अंदर कवर है, या फिर वो वॉशरूम को यूज़ कर रही है, या फिर कोई भी और ऐसा सेक्सुअल एक्ट है जो कि वो किसी भी पब्लिक के अंदर पब्लिक के पर्सन को या एक्यूज्ड जो है उसको नहीं दिखाना चाहती, और ना ही वो ऐसा एक्ट है जो कि पब्लिक में किया जा सकता है। यानी कि सपोज करो कोई भी सेक्सुअल एक्ट है जो कि आप पब्लिक में नहीं करोगे, ऑब्वियसली वो चीज़ें एक्सपेक्टेशन होगी वुमेन की कि इस हालात में मुझे कोई ना देखे या मेरी कोई वीडियो ना बनाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इस ऑफेंस की, तो इसके अंदर इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल रखा गया है। अगर आप दूसरी बार ऑफेंड करते हो, मतलब कि आपको पुलिस डायरेक्टली पकड़ लेगी और आपको बेल का भी राइट नहीं होगा, आपको कोर्ट में जाके बेल मांगना पड़ेगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होती है तो ये बेलेबल ऑफेंस है। तो बेलेबल ऑफेंस होने के कारण से आप कह सकते हो कि यहाँ पर उसको बेल एज अ राइट मिल जाएगा पुलिस से ही। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा वो ये होगा कि जो आपका वर्ड लिखा है सेक्शन में वो लिखा है मैन, तो इस मैन के अंदर क्योंकि ये जो ऑफेंडर कहा जा रहा है वो एक लड़की है, तो क्या इस मैन वर्ड के अंदर फीमेल को हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम जर्नल स्कीम ऑफ IPC की बात करते हैं तो जहाँ पे भी मेल जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिकली मैन लिखा हो, जैसे कि रेप के अंदर लिखा होता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फीमेल इंक्लूड नहीं होती। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो उसके ऊपर ये मैटर जो है जाएगा कि क्या इसके अंदर कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, जो कि हमें आने वाले न्यूज़ एनालिसिस में पता भी चल जाएगा कि इसके बारे में कोर्ट्स का क्या कहना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू कोविड। तो कोविड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो WHO है, उनके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि जो COVID-19 पेंडेमिक है वो अभी भी पास है। सो इट इज़ अ नी, इसका मतलब पता है ऑलमोस्ट देयर, पास है वो हमारे, ठीक है। और जो नेशंस हैं उनको अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, ये सोच के कि नॉर्मलेंसी जो है वो वापस आ चुकी है और हम प्री पैंडमिक एरा के अंदर पहुंच चुके हैं। इस तरह की गलती अगर कोई भी नेशन करता है तो वो बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, ना केवल उस कंट्री के लिए बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से कोविड अचानक से फैला था। कोविड जैसे हमें पता है म्यूटेट हो सकता है, यानी कि वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकता है, विकसित हो सकता है एक किस्म से आप कह सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि रिस्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएंट्स आ सकते हैं, और ज़्यादा वेरिएंट्स का मतलब कोई ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो और ज़्यादा खतरनाक हो, डेथ्स कॉज करे और ज़्यादा अनसर्टेनिटी को और डिस्ट्रप्शन को पूरे वर्ल्ड में ले आए। तो इसीलिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं, और किसी को भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है। वो पॉइंट ये है कि आपको गवर्नमेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा देना है। यानी कि एक इंडिविजुअल तो पैसा कमा रहा है, कईयों के तो अभी तक कोविड लॉसेज ही पूरे नहीं हुए, तो ही नीड्स टू वर्क। लेकिन गवर्नमेंट का रोल क्या बनता है कि गवर्नमेंट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे कि वो पर्सन वर्क फ्रॉम होम कर सके। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के ऊपर हमने देखा भी था करंट अफेयर्स में कि नीदरलैंड्स ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम को हम एज अ लॉ पारित कर रहे हैं, ताकि अगर किसी का भी पर्सन कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है तो वो एज अ राइट वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50% काम इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर के हैं, और वो आप घर से कर सकते हो विदाउट एनी इशू। तो उसके अंदर देखा जाए तो सरकार का फायदा है, कार्स कम यूज़ होंगी, पोल्यूशन कम होगा, ऑयल कम यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ें ना देखते हुए सरकार क्या सोचती है कि नहीं अच्छा है, बाहर निकलेगा, सरकार चीज़ें बिकेंगी, सरकार का पैसा बढ़ेगा। तो उस तरह से एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट की जगह एक नॉर्मल माइंडसेट से चीज़ों को देखना चाहिए और लोगों को इनकरेज करना चाहिए जितना वो इंडिपेंडेंट हो सकें फाइनेंशियली भी, और अपना काम को अपने घर से कर सकें, वो उतना बेटर है। ताकि अगर दोबारा से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लगानी पड़ती है तो आराम से जो चीज़ें हैं वो हो सकें और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जैसे कि पहले हुए थे। और पहले लोग रिकवर भी नहीं कर पाए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे और हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिले थे एंड सो ऑन। सेकेंड जो गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी आ जाती है वो हो जाती है कि प्रिवेंशन करने की। प्रिवेंशन कैसे करना है, आप 100% वैक्सीनेशन को इंश्योर करिए। उसके बाद जिनकी सेकंड वैक्सीन भी होगी उनके लिए कहते हैं कि थर्ड वैक्सीन को भी इंतजाम रखिए, क्योंकि अगर आपकी 100% वैक्सीनेशन हो जाती है, सेकंड वैक्सीन तो कंप्लीट ही हो जाती है और थर्ड भी अगर कर लेते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि नए से नया अगर आ जाता है, सपोज करो जैसे ओमिक्रॉन आया था तो बहुत सारे लोग फिर से मरे भी थे और डेथ्स भी हुई थी, बीमार हुए थे, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं मिले थे, उससे डेथ्स हो गई थी एंड सो ऑन। तो अगर कोई इस तरह का म्यूटेंट वायरस आ जाता है तो भी आपकी इम्यूनिटी इतनी होगी कि आप घर में ही इलाज हो सके, आपको हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। तो हॉस्पिटल के अंदर लैक ऑफ बेड्स की वजह से या लैक ऑफ मेडिसिन की वजह से जो डेथ्स हैं वो अवॉइड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू कीनू। ये आपका एनवायरनमेंट का आर्टिकल है। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, पोल्यूशन का इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं और ये आपको बहुत ही अच्छा फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ हो सकता है फॉर योर आर्टिकल्स, मेंस, एसेज। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं उन सब में ये बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो फैजिल्का जो है पंजाब में, वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के कीनो जो हैं वो माने जाते हैं। फैजिल्का पंजाब, इस इधर आप ऑलमोस्ट लगाइए कि 2.5 लाख एकड़ के ऊपर जो है कीनू की ऑर्चिड्स बने हुए थे और अब जो है कहा जा रहा है कि 50,000 एकड़ के करीब जो एरिया है ऑर्चिड्स का वो ख़राब हो चुका है। जो ट्रीज़ हैं वो सूख चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं और उसका जो मेन रीज़न है वो है पोल्यूशन। तो जो पोल्यूटेड वाटर आता है कैनाल से या फिर ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो चुका है, तो उसके कारण से जो आपका कीनूज़ हैं वो, उनके कीनूज़ के जो पेड़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे और उस पोल्यूटेड फैक्ट्री वाटर से, जो कि नॉर्मल वाटर में मिला दिया जाता है, उनमें केमिकल्स होते हैं एंड उसके कारण से जो ऑर्चिड्स हैं वो सूखते जा रहे हैं, वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को जो आप वाटर बॉडीज़ में डाल देते हो उससे, या फिर ज़मीन में डाल देते हो उससे, ग्राउंड वाटर जो पोल्यूट होता है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 75% तक प्रोडक्शन लॉस जो है फार्मर्स को हो रहा है और जो किन्नू 10 से 15 रुपये किलो में वो बेचते थे अब उन्हें 30 से 35 रुपये किलो में बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस उनके उतने ही हैं। एक किन्नू के 1 एकड़ में ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का खर्चा उनका आ जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो अगर इतना ज़्यादा उनका खर्चा आ रहा है तो वो खर्चा उन्हें अब कम क्वांटिटी से रिकवर करना पड़ेगा, तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइसेस बढ़ाने से क्या होगा, एक तो आपकी फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है एंड सेकेंडली हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली सिचुएशन आ जाती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इसको खा पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं खा पाएगा। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स की सिचुएशन जो है आ जाती है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हो। तो इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए कि एक तो वाटर जो है वो ट्रीट करके वो किसी भी वाटर बॉडी में डालें, दूसरा ग्राउंड के ऊपर किसी भी तरह की डंपिंग ना हो जिससे कि ग्राउंड वाटर के अंदर कोई केमिकल सीप इन करे और वो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर GS3 इन्वायरमेंट वाला टॉपिक। नेक्स्ट आ जाता है पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ताइवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें इंडिया के बारे में हमने देखना है, अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो 6.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो है ताइवान के अंदर आया और एक 3 मंजिला इमारत जो थी वो पूरी की पूरी इससे जो है वो ढह गई और इसके कारण से क्या हुआ, सेवरल लोगों की मौत हुई है और इंजरीज जो हैं वो भी आ सकती हैं।
ताइवान एक आइलैंड है, तो आइलैंड जो है वो थोड़े से ज़्यादा आप कह सकते हो प्रोन टू अर्थक्वेक हो जाते हैं। और बाकी डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि वो कौन से एरिया के अंदर पड़ते हैं, जैसे कि क्या वो टेक्टोनिक प्लेट के पास है नहीं है, वो एक वॉल्केनिक आइलैंड है या दूसरे आइलैंड है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा वल्नरेबल टू अर्थक्वेक है या कम वल्नरेबल टू अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक का अगर हम मतलब करें तो अर्थक्वेक बेसिकली भूचाल बोलते हैं हम हिंदी में। सो इट इज़ बेसिकली द शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जब हिलती है, नेचुरल इवेंट होता है, तो उससे अर्थक्वेक जो है वो आ जाता है। और अर्थ के हिलने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सारी डायरेक्शंस में जाती है। जिस डायरेक्शन में वो अर्थ के ऊपर सरफेस पे हिट करती है उस पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं। और वहाँ से जो वाइब्रेशंस जो है निकलती हैं जिससे कि अर्थ जो है वो हिलता है। इसको हम मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ से। सेस्मोग्राफ से हम इसको मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। इस तरीके से लाइंस जो हैं वो आ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा जो है अर्थक्वेक है। तो जहाँ पे भी अर्थ के अंदर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, और जो ऊपर की तरफ इसका इम्पैक्ट पड़ता है सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये वाला हो गया आपका हाइपोसेंटर। ये सब हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में किया हुआ है, तो जिन्होंने मेरा फुल कोर्स ज्योग्राफी का लगाया है तो उन सबको ये आता होगा, राइट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप इमेज देख सकते हो, ये आ गया एपिसेंटर, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है ये है हाइपोसेंटर। यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ लेकिन ये अर्थ के अंदर था और यहाँ पर पहुँचा। आप देखिए यहाँ पर पहुँच रहा है ये, जो कि सरफेस के ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। तो जहाँ पे सरफेस पे पहुँचा वहाँ पे हो गया आपका एपिसेंटर। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये सिस्मिक जोन्स है और 59% जो एरिया है इंडिया का वो उस हिसाब से देखा जाए तो हजार्डस में आता है। वेरी हाई रिस्क की बात करें तो वो होता है आपका जोन नंबर 5। जोन नंबर 5 के अंदर आपके क्या आता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया, उसके अलावा आपका ये गुजरात का ऊपर वाला एरिया आ गया, थोड़ा बहुत आपका हिली एरियाज़ आ गए हिमाचल के, उत्तराखंड के और कश्मीर के। उसके अलावा आपका अंडमान आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाई रिस्क है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका आता है वॉल्केनिक आइलैंड्स में, तो इसलिए ये भी हाई रिस्क में जाता है। उसके बाद आता है जोन 4। जोन 4 के अंदर आपका ऑलमोस्ट सारा नॉर्दर्न इंडिया आ जाता है। ये भी हाई रिस्क जोन में है, क्योंकि वो वाला बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क था, तो ये आप कह सकते हो कंपैरेटिवली हाई रिस्क है, पर ये भी हाई रिस्क में माना जाता है। उसके बाद जोन नंबर 3 आ गया, जिसके अंदर आपका मेजरली इंडिया के कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं और जो साइड्स के एरियाज़ आ जाते हैं वो सब आ जाता है। ये भी आपका मॉडरेट रिस्क के अंदर आ जाता है। एंड उसके बाद लो रिस्क के अंदर अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका जो स्टेबल एरिया है, जो प्लेट्यू वाला एरिया है, जिसमें के अंदर आपका यूपी का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका थोड़ा सा पंजाब वाला एरिया हो गया, उड़ीसा वाला कुछ एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश वाला कुछ एरिया हो गया, कर्नाटका वाला कुछ एरिया हो गया, तमिलनाडु वाला एरिया होगा। ये सारे के सारे आपके लो रिस्क एरियाज़ में आ जाते हैं। तो दीज आर द बेसिकली 4 डिविजन्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जोन नंबर 1 कहाँ गया है, क्योंकि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 1 कहाँ है। तो ओल्ड रेटिंग जो थी उसमें 1 से लेके 5 तक का जो है नंबरिंग होती थी, लेकिन अब जो है वो नंबरिंग चेंज हो गई है। तो अब जोन 1 कोई भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हम जोन 2 में आते हैं, जो कि सेफेस्ट जोन माना जाता है, और जोन 5 जो है हमारा वेरी हाई रिस्क वाला जोन माना जाता है। सो दिस वॉज द रिवीजन ऑफ आर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एरिया। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ईरानियन वुमेन की डेथ के ऊपर, जो पूरा का पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है। तो ये आपके ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी फ़ोटो है। 1979 में इनके नेतृत्व में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था और ईरान दुनिया का पहला इस्लामिक स्टेट बन गया था, जो कि बहुत ही कड़ी तरह से आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करता था इस्लामिक लॉज को। एंड इनका नाम है आयतुल्ला खोमेनी। और साथ ही साथ इन्होंने ड्रेस कोड के लिए मॉरल पुलिस बनाई थी। सो मॉरल पुलिस, जिसका काम ये होता था कि आपको ड्रेस कोड जो है हर एक बंदे को फॉलो करवाना है, ज़बरदस्ती करवाएं चाहे, और उसके लिए जो वुमेन हैं उनको जो है हिजाब वगैरह पहनना कंपलसरी होता था, राइट। तो इसी मॉरल पुलिस के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। एक्चुअली हुआ क्या कि एक वुमेन थी जो 22 साल की थी सिर्फ, और उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। इट इज़ सेड कि उन्होंने ठीक से नहीं पहना था, पहना हुआ था, और इसके कारण उन्हें लिंच कर दिया गया, मार डाला गया। तो ये कहा जा रहा है कि उनको पहले तो डिटेंशन सेंटर में लेके जाया गया, जहाँ पे री एजुकेशन क्लासेस दी जाती है, वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा गया। एंड उसके बाद जो है उनकी डेथ जो है वो हो गई, क्योंकि हिजाब इज़ मैंडेटरी एज़ पर द ईरान रूल्स, राइट। तो अगर हम बात करते हैं पुलिस के वर्जन की, तो पुलिस का ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है,
वो वुमेन जो है वो ओवर सेंसिटिव थी, और ओवर सेंसिटिविटी के कारण से उनको जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक से उनकी जो है मृत्यु हो गई। अगर हम बात करते हैं, लेकिन जो भी दोनों वर्जन्स को अगर आप देखते हैं तो नेचुरली जो वुमेन वाला वर्जन है वो ज़्यादा आपको अपील करेगा, क्योंकि वो वाली चीज़ वहाँ पे हो सकती है, और ईरान के संदर्भ में इस तरह की न्यूज़ हम पहले भी काफ़ी बार सुन चुके हैं। तो पुलिस को डिफेंड करने वाली न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक मेकशिफ्ट जो है वो देखने को लगती है। अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन है जो कि आया था 1979 के अंदर, इस रेवोल्यूशन से इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है आया था, और वर्ल्ड की फर्स्ट इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो बनी थी। और उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि इन्होंने टोटली इस्लाम को लगा करके एक ओल्ड वे में आप कह सकते हो लाइफ को ले गए ईरान की, राइट। तो उससे पहले ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन और इक्वालिटी वाली जो चीज़ें थी वो प्रिवेल कर रही थी। वो सारी की सारी जो वेस्ट की अच्छी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं इस रेवोल्यूशन के बाद ख़त्म हो गई। जो लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका ये मानना है। सेकंड क्रिटिसिज्म इसका आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू फैमिली प्रोटेक्शन। तो ईरान के अंदर 1967 से ही एक फैमिली प्रोटेक्शन एक्ट होता था, जिसके अंदर गारंटीज और राइट्स मिलते थे वुमेन को, जो भी शादी के बाद उनको मिलेंगे। तो उनको शादी के बाद ये हुकूक होंगे, राइट्स होंगे, ये उनके जो हैं गारंटीड होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स। वो सारी की सारी कोडिफाइड थी अंडर द फैमिली प्रोटेक्शन एक्ट। इसको भी इन्होंने वॉइड कर दिया था, रिपील कर दिया था। तो इस कारण से भी कहा जाता है कि ईरान बहुत ज़्यादा कई सदियां शायद पीछे चला गया बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। एंड जैसे कि अभी हिजाब इशू आ रहा है इंडिया के अंदर भी हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे इस चीज़ को मॉरल पुलिसिंग के द्वारा लगाया जा रहा है, वहाँ पे लोग कितना सफोकेटेड जो है वो फील करते हैं, और इंडिया में उसी चीज़ की डिमांड हो रही है। तो ये सारा का सारा वर्ल्ड नेटवर्क पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है जो कि इस चीज़ को बढ़ा रहा है। सो आपके क्या विचार हैं विद रिस्पेक्ट टू हिजाब इशू इन इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू इन ईरान, वो आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम दी जा रही है कि आपने नहीं पहनना, और स्कूल्स के अंदर नहीं पहनना, क्योंकि वो एक टोटली आपके एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में आता नहीं है। एंड दूसरा, ड्रेस कोडिंग वॉयलेशन हो जाएगी। वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती की जा रही है कि आपको पहनना ही पहनना है, और उस चक्कर में मॉरल पुलिस बिठा दी गई है, जिसके कारण से लोगों की जो है वो डेथ हो रही है। तो दोनों के अंदर ही आपको जो है डिफरेंशिएट करना है, एंड यू हैव टू राइट अ स्मॉल 50 to 100 वर्ड आंसर, जो कि मैं आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।